कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम लर्निंग आफ्टर इफेक्ट्स फॉर द बिगनर्स शुरू कर रहे हैं। मैं जो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ वो है आफ्टर इफेक्ट्स 2024। तो जब आप आफ्टर इफेक्ट्स को खोलेंगे तो सबसे पहले आपके पास न्यू होम पेज आएगा और होम पेज के अंदर रिसेंट प्रोजेक्ट्स होंगे। यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट और ओपन प्रोजेक्ट और होम पेज का एक ऑप्शन आ रहा होगा, तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ न्यू पे क्लिक करना है या फिर बंद कर देना है इसको। तो इस तरह की एक विंडो खुलेगी। विंडो के अंदर जो है पार्टीशंस हैं, ठीक है, विंडोज आपको नजर आएंगी। तो सबसे ऊपर आपके पास जो है वही कन्वेंशनल कुछ ऑप्शन नजर आ रहे हैं। उसके पास टूल बार्स का एक ऑप्शन है पूरा यहाँ पे टॉप के ऊपर, और उसके बाद आपके पास जो है विंडोज हैं। टॉप पर 3 विंडोज पे डिवीजन होती है और टॉप बॉटम पे जो है आपकी टाइमलाइन होती है। जो टॉप पे जो है आपके पास वर्क स्पेस नजर आ रहे होंगे। वर्क स्पेस जो है वो स्टैंडर्ड भी हो सकता है, वो स्मॉल भी हो सकता है। जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो कोई भी ये वर्क स्पेस पे क्लिक हुआ होगा तो आप लोग या तो डिफॉल्ट पर होंगे। डिफॉल्ट पर होंगे तो देखिएगा कि आपका जो है ये जो राइट साइड पे जो विंडो है वो ज़्यादा स्पेस ले लेगी और नीचे टाइमलाइन इस तरह से आ रही होगी, तो इसमें परेशान नहीं होइएगा। ठीक है, आप अभी आपने जिस वर्क स्पेस पे काम करना है वो स्टैंडर्ड है, ठीक है, तो आप स्टैंडर्ड इसको रखें। और ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ वर्क स्पेसेस आ रहे हैं और यहाँ पे एक छोटा सा एक बटन नजर आ रहा होगा जहाँ पर जो है बहुत सारे वर्क स्पेसेस आपको डिफाइंड है। डिफरेंट पर्पस के लिए है क्योंकि आफ्टर इफेक्ट्स यूज किया जाता है, इस वजह से यहाँ पर डिफरेंट वर्क स्पेसेस आपको नजर आ रहे हैं। जैसे इफेक्ट्स के लिए अगर करना है तो इफेक्ट्स की विंडोज खुल जाएंगी। यहाँ पर एसेंशियल के लिए, एसेंशियल ग्राफिक्स के लिए यूज करना है, सिर्फ एनिमेशन के लिए यूज करना है तो मैं सिर्फ एनिमेशन का वर्क स्पेस हम बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, ये वर्क स्पेस जो है आप खुद से भी अपना न्यू बना भी सकते हैं। यहाँ पे जाके अपनी मर्जी की विंडोज अगर आप ओपन कर लेते हैं यहाँ से जाके, तो अपना वर्क स्पेस सेट करके जिस पे आप कंफर्टेबल हैं वो। लेकिन वो ये होता है कि एडवांस लेवल पे ज़रूरत पड़ती है, अभी इनिशियल लेवल पे ज़रूरत नहीं होगी। और वर्क स्पेस को आप यहाँ से सेव भी कर सकते हैं अपने अपनी मर्जी के हिसाब से। ठीक है, तो ये इसका जो ऑप्शन है वर्क स्पेस का वो है विंडोज। विंडोज के अंदर वर्क स्पेस के अंदर ये सारे वर्क स्पेस आपको नजर आ रहे हैं जो आपको यहाँ पे भी नजर आ रहे हैं टॉप के ऊपर। और राइट, तो हमने जो काम करना है वो डिफॉल्ट पर है। तो टॉप के ऊपर आपके पास वर्क स्पेस है। वर्क स्पेस के अलावा जो है यहाँ पे टूल्स नजर आ रहे हैं आपको, यहाँ पे दिखिएगा, यहाँ पे टूल्स नजर आ रहे हैं। उसके बाद एक यहाँ पे है, इसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट विंडो। ठीक है, प्रोजेक्ट विंडो के साथ जो है अगर देखिएगा हाईलाइट हो रही है, उसके साथ एक कंट्रोल विंडो भी खुली हुई है। हो सकता है कि ये विंडो ना भी खुली हुई हो, लेकिन प्रोजेक्ट विंडो खुली हुई होगी। ठीक है, और अगर कोई चीज बंद या खुल हो जाती है या फिर कुछ इस तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप दोबारा से वर्क स्पेस पे जाके जो स्टैंडर्ड है उस पे जो 3 लाइन्स आ रही होती हैं, इस 3 लाइन्स के ऊपर रीसेट भी करेंगे तो ये चीज़ वापस आ जाएगी। अगर मैंने कोई गलती से कोई विंडो गलती से मैंने बंद कर दी है, यहाँ से बंद हो गई, यहाँ से जो है बड़ी हो गई, और यहाँ से मैंने कोई चीज़ें बंद कर दी, तो अगर आपके पास ये चीज़ मैसअप हो जाए तो वर्क स्पेस पे जाके आपने स्टैंडर्ड पे जाना है। स्टैंडर्ड पे जाके जो है आपने क्या करना है, रीसेट कर देना है। ठीक है, तो रीसेट हो जाएगा तो अगेन आप वहीं पे आ जाएंगे। तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे प्रोजेक्ट विंडो है, यहाँ पे कॉम्पोजिशन विंडो है जो कि प्रीव्यू विंडो भी है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कुछ इफेक्ट्स और उसकी जो प्रॉपर्टीज आती हैं, जो भी आप टूल्स यूज करेंगे उसका स्पेस इस साइड पर आएगा और बॉटम पे है एक टाइमलाइन। ओके, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम प्रोजेक्ट विंडो की बात कर लेते हैं। प्रोजेक्ट विंडो के ऊपर जो है आपके पास एक प्रोजेक्ट लिखा हुआ आ रहा है, इसके कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे, इसकी जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, प्रोजेक्ट विंडो के ये स्पेस है। ठीक है, और इस स्पेस के ऊपर मैं क्या करता हूँ कि कुछ अपने जेपैग्स और फुटेजेस जो हैं, ऑडियोज हैं, जो कि हमें यूज करनी होती है, वो यहाँ पे इंपोर्ट होंगी। और जो भी आप एसेट्स होंगे वो आप सारे यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे और उसको हम प्रोजेक्ट के अंदर यूज करेंगे। तो जितने भी, फॉर एग्जांपल मैं एक काम करता हूँ कि मेरे पास कुछ एसेट्स पड़े हुए हैं यहाँ पर। इन एसेट्स को मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से उठा के मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ अगर। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से इंपोर्ट करने के लिए मैं डबल क्लिक कर दूं। ठीक है, वर्क स्पेस, ये जो प्रोजेक्ट विंडो है यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप के ऊपर मेरे पास अगर एसेट्स रखे हुए हैं या कहीं पे भी रखे हुए हैं, वहां से आप लोकेट कर लेते हैं, सबको सिलेक्ट करके आप इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास ये अब प्रोजेक्ट विंडो के ऊपर आपके कुछ एसेट्स, कुछ जेपैग्स आ गई। इसी तरह हम फुटेजेस और इसी तरह हम लोग ऑडियो फाइल्स भी इंपोर्ट करेंगे। ऑलराइट, इसके अलावा जो तीसरा तरीका है वो है फाइल्स के अंदर जाके अपनी चीजों को इंपोर्ट करना। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स हैं और इस तरह की चीजें, तो ये 3 तरीके हैं जिससे आप चीजों को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे फास्ट तरीका क्या है, वो सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप है। ओके, उसके बाद इस प्रोजेक्ट विंडो को ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है, वरना यहाँ पर आपके पास बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचेगी। ये सारी चीजें इतनी फिलअप हो जाएंगी कि यहाँ से आपको फिर नीचे जाना पड़ेगा और इसको मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, कोई भी एसेट आप इंपोर्ट करते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे।
तो आप देखेंगे यहाँ पे उसका छोटा-सा प्रीव्यू आ जाएगा और यहाँ पे उसकी डिटेल्स आ जाएँगी कि वो किस डायमेंशन पर है और किस प्रॉपर्टी उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ऑलराइट? चाहे वो फुटेज हो, चाहे वो ऑडियो फाइल हो। तो आप यहाँ पर देखेंगे सबसे नीचे जो है इस प्रोजेक्ट विंडो के नीचे यहाँ पे एक स्क्रॉलर है, यहाँ पे आपको डिटेल्स नज़र आ रही हैं, कॉलम्स हैं सारे, ठीक है? और ये सारे के सारे कॉलम्स आप इसको बंद या खोल भी सकते हैं, प्लस आप इसको स्लाइड भी कर सकते हैं ताकि बड़ा या छोटा हो सके। सिमिलरली जो नीचे टाइमलाइन है इसको मुझे बड़ा करना है फॉर द टाइम बीइंग और इसको मैं बड़ा या छोटा भी कर सकता हूँ। इसी तरह यहाँ से भी मैं बड़ा या छोटा कर सकता हूँ इस विंडो को। तो मैं इस विंडो को यहाँ से थोड़ा-सा बड़ा करता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ यहाँ पे मेरे पास क्या है मीडिया फाइल्स हैं। ओके, यहाँ पे जो आप देखेंगे कि मीडिया ड्यूरेशन नज़र आ रही है। मीडिया ड्यूरेशन जो है वो कोई भी फुटेज अगर होगी तो डेफ़िनेटली उसकी यहाँ पे ड्यूरेशन नज़र आएगी। हम उसको जब हम कोई फुटेज इम्पोर्ट करेंगे तो हम उसको भी देखेंगे। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि इसकी लोकेशन क्या है और यहाँ पे मज़ीद कुछ कॉलम्स हैं जो कि आपको कुछ खाली एम्प्टी नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे राइट बटन क्लिक करेंगे तो इसको आप हाइड भी कर सकते हैं और यहाँ से आप मज़ीद कॉलम जो इससे रिलेटेड हैं वो भी खोल सकते हैं कि आप अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मज़ीद यहाँ पे रिक्वायर्ड है, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट हमें ज़्यादा कुछ रिक्वायर्ड नहीं होता, हमें सिर्फ़ ये देखना होता है कि यहाँ पे हमारे पास एसेट क्या है और एसेट के प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ऑलराइट? बॉटम पे देखेंगे यहाँ पे एक चीज़ है इंटरप्रेट फुटेज। फुटेज इंपोर्ट करेंगे तो हम आपको बताएँगे कि इसकी बेसिकली फुटेज के बारे में इंफॉर्मेशन होती है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे नज़र आ रही हैं कि उसकी कलर कौन से कलर स्पेसेस पे बना हुआ है और यहाँ पर जो है इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम बाद में इस विंडो को भी हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ से भी हो सकती है, वो इंटरप्रेट यहाँ से भी किया जा सकता है, ठीक है ना? मेन इसका शॉर्टकट भी है, ये हम यूज़ करेंगे फुटेजेस के लिए। उसके बाद हमारे पास है फ़ोल्डर, ठीक है? तो फ़ोल्डर हम यहाँ पे बना लेते हैं एक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको इमेजेस, राइट? यहाँ पे मैंने इमेजेस लिखी, मैंने सारी इमेजेस को शिफ्ट्स दबा के यहाँ से सिलेक्ट किया और उसको मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, ओके। तो मेरे पास ये फ़ोल्डर बन चुका है, यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ हो गया ये मेरा प्रोजेक्ट विंडो। अच्छा, रिमेंबर कि ये सारी चीज़ें जो हैं, जो मैंने इम्पोर्ट की हैं, वो मैंने एक फ़ोल्डर से की हैं। वो फ़ोल्डर कहाँ एग्ज़िस्ट करता है, वो डेस्कटॉप पे मेरा एक फ़ोल्डर बना हुआ है, यहाँ से मैंने ये इम्पोर्ट की है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है वो अ, उसकी लोकेशन क्या है। अगर मैं यहाँ से ये डिलीट कर देता हूँ समहाउ मैंने क्या किया, इसको उठा के फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है? ये मैंने डिलीट कर दिया और अगर आप ठीक है, तो रिमेंबर कि यहाँ से डिलीट नहीं होना चाहिए। अगर डिलीट हो गया है तो इसको आपने क्या करना होगा, या तो वापस इसी फ़ोल्डर के अंदर डालना होगा या फिर आपको जो है रिलोकेट करवाना होगा, ठीक है? और कोई भी एसेट कहीं और रखा हुआ है तो उसको रिलोकेट करवा देंगे, तो वो वापस आ जाएगी। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ और ये वापस इसने नहीं उठाया तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, राइट बटन क्लिक करके रीलोड कर दूंगा। इसको रीलोड करूंगा तो ये वापस से उसी जगह पे आ चुका है, तो इस वजह से यहाँ से मैंने इसको क्लिक कर लिया। ओके, यहाँ पे जितने भी एसेट्स आएंगे वो सारे के सारे एसेट्स जो हैं वो लिंक्ड होंगे, ठीक है? और लिंक्ड होने की वजह से आपको एक ऑर्गेनाइज फोल्डर हमेशा क्या कीजिएगा कि हमेशा एक ऑर्गेनाइज फोल्डर बनाइएगा, ठीक है? अच्छा, उसके बाद ये हो गया फ़ोल्डर बनाना, ठीक है? इसी तरह हम मज़ीद फ़ोल्डर्स बनाते जाएँगे, जैसे कि यहाँ पे मैं फुटेजेस का फ़ोल्डर बना लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक ऑडियो का फ़ोल्डर बना लेता हूँ। तो इसको हम मज़ीद आगे देख लेंगे कि किस तरह से हमें करना चाहिए और अगर इसको मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ रीनेम करना है, तो सिंपल एंटर इस पे क्लिक करेंगे, इस रीनेम कर सकते हैं या फिर राइट बटन क्लिक करके आप इसको क्या करें, रीनेम कर लें। सिंपल यहाँ पे लाएँ, रीनेम करें और चेंज कर दें इसको, ठीक है? तो ये हो गया हमारे पास फ़ोल्डर और उसके बाद है एक कॉम्पोज़िशन। अच्छा, कॉम्पोज़िशन जो है वो बेसिकली टाइमलाइन न्यू टाइमलाइन के लिए यूज़ की जाती है। यहाँ पे देखेंगे आप बहुत सारी टाइमलाइन्स ऑलरेडी ओपन हुई हुई हैं बाय डिफ़ॉल्ट। इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है? और ये गलती से मुझसे ये बंद हो चुकी है और अगर मुझे दोबारा से ओपन करना है तो 2 तरीके हैं कि अगर मुझे पता है कि टाइमलाइन जो है वो कहाँ पे ये टाइमलाइन विंडो मैंने ओपन कर ली या फिर मैं क्या करूँगा कि यहाँ से जाके इसको रीसेट कर दूँगा, तो दोबारा से मेरा ये वर्कस्पेस जो है रीसेट हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम जो चीज़ यूज़ करने वाले हैं वो है न्यू कॉम्पोजिशन। ओके, यहाँ पे नन लिखा हुआ है, अभी हम क्या करेंगे, न्यू कॉम्पोजिशन पे क्लिक करेंगे। एक तरीका तो ये है कि कॉम्पोजिशन बनाएंगे हम यहाँ इस वाले बटन से, ठीक है? ये सबसे आसान तरीका होता है कि यहाँ से आपने न्यू कॉम्पोजिशन कर ली या फिर कॉम्पोजिशन में ऊपर जाके न्यू कॉम्पोजिशन कर लेंगे, ठीक है? या फिर हम क्या करेंगे, राइट बटन क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू कॉम्पोजिशन पे क्लिक कर देंगे तो हमारी न्यू कॉम्पोजिशन की विंडो खुल जाएगी। ये वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पे 3 टैब्स नजर आएंगे आपको, अभी हमने सिर्फ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन पे रहना है और यहाँ पे हमने कंपोजिशन का कोई भी नाम दे देना है, दिस इज माय फर्स्ट कंपोजिशन, ठीक है? ये मैंने नाम दे दिया। बेसिक्स के अंदर यहाँ पे प्रीसेट्स हैं, प्रीसेट्स में हम क्या करते हैं, ओके, ये सबसे ऊपर है आपका, ठीक है? HD 24 फ्रेम पर सेकंड भी हो सकता है। 25 फ्रेम पे हमने क्लिक किया, 25 फ्रेम पे आप देखेंगे 1920 1080 पे इसको हमने फ्रेम साइज हमने डिसाइड किया।
पिक्सल एक्सेलरेशन में स्क्वायर पिक्सल ही रखना है, यहाँ पे टाइम फ्रेम रेट 25 होगा, और उसके बाद यहाँ पे रेजोल्यूशन आप फुल, ये प्रीव्यू रेजोल्यूशन है, ठीक है, फुल रखा आपने। यहाँ पे टाइम स्टार्ट टाइम कोड है यहाँ पर, ये 00 ही बाय डिफॉल्ट रहने दे, कोई इशू नहीं है। अगर यहाँ पे कोई और नंबर आ रहा है, कोई फुटेज आप इंपोर्ट करते हैं, उसमें हो सकता है कि ये टाइम कोड डिफरेंट हो, इट्स फाइन। यहाँ पे ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन में सबसे पहले जो है आपके पास फ्रेम नंबर्स आते हैं, उसके बाद हमारे पास सेकंड्स आते हैं, उसके बाद हमारे पास मिनट्स आते हैं, और उसके बाद हमारे पास आवर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको कर दिया 10 सेकंड्स की एक विंडो, ड्यूरेशन जो 10 सेकंड रख ले, बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक ही रख लें, मर्जी है। ये सिर्फ प्रीव्यू के लिए होता है, यहाँ पे मैं ग्रे भी कर सकता हूँ इसका कलर, मैं सिर्फ ब्लैक करके इसको बाय डिफॉल्ट जो भी है हमने इसको रख लिया, तो आप देखेंगे विंडो जो है ब्लैक हो गई, एक टाइमलाइन बन गई, टाइमलाइन की कॉम्पोजिशन हमारे पास फर्स्ट कॉम्पोजिशन हो चुकी है, जो कि हमने नाम रखा था। इस कॉम्पोजिशन का नाम अगर मुझे चेंज करना है तो हम दोबारा से कर सकते हैं डेफिनेटली, कॉम्पोजिशंस पे राइट बटन क्लिक करके कॉम्पोजिशन सेटिंग पे जाएं, या फिर जो है हम क्या करें, फिर जो है हम क्या करेंगे, कॉम्पोजिशन सेटिंग्स पे चले जाएंगे, और यहाँ पे हम इसका रीनेम कर लेंगे, दिस इज आवर फर्स्ट कॉम्पोजिशन प्रैक्टिस। तो ये मैंने क्या किया, इसको रीनेम कर दिया। अब देखो ये खराब हो गया, इसको मैं दोबारा से कंपोजिशन सेटिंग प्रैक्टिस, ओके। ये होती है हमारे पास कंपोजिशन। कंपोजिशन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट बटन है वो है क्लिक टू ओपन प्रोजेक्ट सेटिंग्स, अगेन ये वही वाली चीज है। प्रोजेक्ट सेटिंग्स हमें अभी इनिशियल लेवल पे हमें कुछ नहीं छेड़ना, इसको एज इट इज रहने दीजिएगा जो भी है, ठीक है ना। और उसके बाद जो है ए बी पी सी लिखा हुआ है, इसका मतलब है बिट पर चैनल, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ के बारे में हम मजीद स्टडी करेंगे कि क्या चीज़ होती है, उसको हमने किस तरह से यूज़ करना है, हम आगे वाले लेसन्स पे करेंगे। इसके बाद एक आपको ट्रैश कैन नज़र आ रहा है, कोई भी एसिड जो आपको ट्रैश करना है, सिंपल तरीका है, यहाँ पे सिलेक्ट करके या तो डिलीट का बटन दबा दें, या फिर ये इसको सिलेक्ट करके ट्रैश कैन में डाल दें, या फिर जो है यहाँ से उठा के आप ट्रैश कैन में डाल दें, तो वो चीज़ डिलीट हो जाएगी, कंट्रोल जी। उसके बाद यहाँ पे ये, तो ये हमारे पास है क्या, प्रोजेक्ट विंडो। उसके बाद आपके पास आती है यहाँ पे प्रीव्यू विंडो। प्रीव्यू विंडो पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास एक न्यू टाइमलाइन है। इस न्यू टाइमलाइन के ऊपर मैं क्या करता हूँ कि अभी फिलहाल टाइमलाइन पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये एक मैं एक ऐसे जो जेपैग है वो मैं टाइमलाइन पे ड्रॉप कर देता हूँ। ड्रॉप होने की वजह से एक टाइमलाइन जनरेट होती है, और हमारा प्रीव्यू के ऊपर हमारा जो है एक ऑब्जेक्ट नजर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं प्रीव्यू विंडो को डिफाइन कर देता हूँ। प्रीव्यू विंडो पे यहाँ पे एक तो सबसे पहले यहाँ पे क्या चीज़ नजर आ रही है कि 100% पे ये किस तरह से दिख रहा है, ठीक है। और इसको स्क्रॉल से भी हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। फिट करना है, फिट कर लें, यानी कि फिट से मुराद क्या होता है कि आप जितनी बड़ी विंडो रखेंगे आपका जो प्रीव्यू है वो कहीं नहीं छोटा बड़ा नहीं होगा, और अगर आप ऑटो पे रखेंगे तो ऑटो पे जो है वो ऑटोमेटिकली वो अपना साइज जो है वो छोटा बड़ा करेगा। फॉर एग्जांपल ये अब ऑटो पे हो गया, ये मैं अब साइज ऊपर नीचे कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास 100% पे ही रहेगा, ठीक है। तो मैं यूजुअली फिट पे रखता हूँ। ओके, रेजोल्यूशन प्रीव्यू रेजोल्यूशन है ये, ठीक है। आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम अगर अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का है तो आप फुल प्रीव्यू पे भी वर्क कर सकते हैं। फुल प्रीव्यू पे ओरिजिनल जो भी आउटपुट है वो नज़र आता है। बट जितनी जितनी लेयर्स यहाँ पे बढ़ती जाएंगी, टाइमलाइन जितना हैवी होता जाएगा, ये डिफिकल्ट हो जाएगा इसको मूव करना, प्रीव्यू करना। तो हम लोग यूजुअली क्या करते हैं कि हम क्वार्टर पे भी रख के वर्क करते हैं, जिसपे थोड़ा सा पिक्सेलेट नज़र आ रहा है, लेकिन आपको पता चल जाता है कि आप क्या चीज़ देख रहे हैं, ऑलराइट। तो ये सिंपल प्रीव्यू विंडो है। अगर आपका टाइमलाइन मूव नहीं कर रहा प्रॉपर तरीके से, तो हम प्रीव्यू को हम हाफ या थर्ड पे या फिर सेकंड हाफ पे भी रख सकते हैं, ओके। अच्छा, उसके बाद जो है वो है फास्ट प्रीव्यू, एडाप्टिव रेजोल्यूशन, ये हम आगे पढ़ेंगे क्या चीज़ होती है। इसको अभी अब फिलहाल इसको हम एडाप्टिव पे ही रहने दीजिए, ठीक है। अच्छा, एक और जो विंडो है यहाँ पे छोटी सी टॉगल ट्रांसपेरेंसी ग्रिड। अच्छा, ये क्या करती है, बेसिकली आपका जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट है या इस पे कोई बैकग्राउंड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो हमें यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसपेरेंसी देखने के लिए कि पीछे क्या चीज़ ट्रांसपेरेंट है, क्या चीज़ नहीं है। क्योंकि बाय बाय डिफ़ॉल्ट जब हम इसका आउटपुट निकालेंगे तो ये दोनों चीज़ हो सकती हैं कि अगर हम ट्रांसपेरेंसी ऑन रखेंगे तो हम ये ट्रांसपेरेंट ही रेंडर होगा, यानी कि आउटपुट निकलेगा, अदरवाइज़ ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। ओके, उसके बाद है ये मास्क टॉगल। टॉगल क्या चीज़ होती है, ये चीज़ ये होती है कि अगर मैंने इसको ऑन रखा तो यहाँ पे एक चीज़ होती है मास्क, मास्क करना है, यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया और उसको मैंने ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे एक छोटा सा मास्क बनाया। तो अब ये प्रीव्यू देखेंगे, इसका प्रीव्यू जो है वो येलो डॉट्स पे नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो ये नज़र नहीं आएगा। तो ये सिंपल इस चीज़ के इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है रीजन इंटरेस्ट। रीजन इंटरेस्ट क्या चीज़ होती है, रीजन इंटरेस्ट ये चीज़ होती है कि अगर मैंने कोई सिंपल एक रीजन को प्रीव्यू करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जो काम कर रहा हूँ कोई इफेक्ट लगा दिया है मैंने, मुझे सिर्फ इस रीजन को प्रीव्यू करना है, तो पूरे रीजन पे वो फाइनल मुझे नज़र ना आए।
तो के रीजन इंटरेस्ट जो है वो यूज़ किया जाता है। उसके बाद है हमारे पास ओके एक्शन सेफ, एक्शन ग्रिड, ठीक है ना? और ये हमारे लिए अलाइनमेंट्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने एक्शन सेफ यूज़ किया, इसका मतलब ये है कि एक चीज़ होती है एक्शन सेफ और एक चीज़ होती है टाइटल सेफ, ठीक है? जो अंदर की जो लाइन है ये टाइटल सेफ कहलाती है और ये बाहर की जो लाइन है वो एक्शन सेफ कहलाती है। और कोशिश ये की जाती है कि हमारे जो भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो इस ग्रिड के अंदर रहें, इससे बाहर ना निकलें, ओके? उसके बाद हमारे पास है प्रोपोर्शनल ग्रिड। प्रोपोर्शनल ग्रिड हमारे जो है वो नॉर्मली ग्रिड खुल जाती है, अलाइनमेंट्स के लिए यूज़ की जाती है। अगर मुझे ये ग्रिड के ऊपर रखना है, अगर कहीं अलाइन करना है, मैं शिफ्ट के साथ इसको अगर मैं लेके चलूँगा तो आप देखेंगे ये स्नैपिंग करना शुरू कर दिया इसने। ठीक है? तो ये ग्रिड जो है हम इसलिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा डिटेल्ड ग्रिड अगर मुझे चाहिए तो मैं इस तरह से भी यूज़ कर सकता हूँ अगर मुझे कोई टेक्स्ट की अलाइनमेंट करनी है। इसके अलावा हमारे पास एक रूलर आ जाता है। ठीक है? ये रूलर आपने आफ्टर इफेक्ट्स उसमें फ़ोटोशॉप में भी यूज़ किया होगा। ये रूलर जो है ये हमारे पास ग्रिड का काम करता है, यानी कि सॉरी हम यहाँ से जो है अलाइनमेंट्स के लिए ये गाइड्स इसको अरेंज कर सकते हैं, यहाँ से लेके आ सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने फ़ोटोशॉप में भी शायद यूज़ किया हो। तो कोई भी चीज़ अलाइन करने के लिए और उसको हम क्या करते हैं बाहर इसको मूव भी कर सकते हैं। इसको सिंपल ड्रैग करें और ये मूव हो जाएगा। इसका जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल आर है। तो बिल्कुल फ़ोटोशॉप में भी यही किया जाता है और यहाँ पे भी हम इसको इसी तरह यूज़ करते हैं। उसके बाद एक 3D रेफरेंस एक्सेस है, हम बाद में यूज़ करेंगे। प्रीव्यू करने के लिए अगर मुझे कोई चैनल्स को प्रीव्यू करना है, चैनल्स जैसे ही मैं आपको इसको मज़ीद हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो मैं मज़ीद इसके बारे में बताऊँगा कि चैनल्स पे इंडिविजुअल चैनल्स पे अगर मुझे यूज़ करना है, देखना है, तो हम किस तरह से प्रीव्यू करेंगे। एक्सपोज़र का है ये छोटा-सा बटन, ये प्रीव्यू करने के लिए होता है कि अगर मुझे कोई चीज़ प्रीव्यू करनी है और उसका एक्सपोज़र सही नज़र नहीं आ रहा, उसके कलर्स वगैरह के एक्सपोज़र चेक करने के लिए, ये सिर्फ़ प्रीव्यू के लिए होता है। इसके बाद एक चीज़ यूज़ की जाती है, तो यहाँ पे है टेक स्नैपशॉट। टेक स्नैपशॉट क्या चीज़ होती है कि अगर मुझे एक ऑब्जेक्ट मैंने लिया हुआ है और मैं इस फ्रेम को लॉक करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं मज़ीद चेंजेस भी करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या किया स्नैपशॉट लिया। स्नैपशॉट लेने के बाद मैं इस ऑब्जेक्ट को मैं आगे मूव करके मैं सिर्फ ये चेक करने के लिए कि इसकी अलाइनमेंट जो है वो अगले फ्रेम में क्या परफेक्ट आ रही है। मैंने एक ग्रिड यहाँ पे लाइन की। अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे मैंने स्नैपशॉट लिया था एक, ठीक है ना? ये लास्ट स्नैपशॉट, ये सिर्फ एक दफ़ा स्नैपशॉट एक कॉपी कर लेता है और उसके बाद लास्ट स्नैपशॉट पे मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे बताएगा कि मेरा प्रीवियस ऑब्जेक्ट किस तरफ था। ओके, तो ये इस चीज़ के लिए मैंने अब इसको मैं क्लिक करता हूँ छोड़ता हूँ तो ये वापस आ जाता है। और अगर मैं यहाँ पे स्नैपशॉट ले लेगा और यहाँ पर जो है मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा और अगेन मैं ये देखने के लिए कि मेरा प्रीवियस स्नैपशॉट क्या था, तो ये लास्ट स्नैपशॉट कोई भी एक स्नैपशॉट लेगा, ये मजीद स्नैपशॉट्स नहीं लेगा। ये सिर्फ प्रीव्यू के लिए और एक अंदाजे लगाने के लिए होता है, ठीक है? ओके, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक विंडो आ गई, ये है टाइमलाइन की। वो इसका इसका ताल्लुक जो है वो हमारा नीचे की टाइमलाइन से होता है कि अगर हमने किसी स्पेसिफिक टाइमलाइन पे जाना है तो ये बता रहा होता है कि आप किस टाइमलाइन पे इस वक्त मौजूद हैं। तो ये बंद कर देता हूँ। तो ये हमारी थी प्रीव्यू विंडो। यहाँ पे प्रीव्यू विंडो आपके ऊपर कॉम्पोजिशन पे आ रही है कि आपने कौन सी कॉम्पोजिशन की आप प्रीव्यू कर रहे हैं। मजीद इसके ऑप्शन यहाँ पे हैं, ये हम बाद में देखेंगे, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। और उसके बाद है राइट साइड के ऊपर हमारी कुछ प्रॉपर्टीज विंडोज। यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ विंडोज यहाँ पे ऑलरेडी ओपन हुई हुई हैं और ये विंडोज जो हैं वो चेंज हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू दी वर्क स्पेस, ठीक है? आप नोट करेंगे कि जब भी हम कोई वर्क स्पेस यूज करते हैं तो तीन चीजें जो हैं डिफॉल्ट रहती हैं, ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट है हमारी ना कि प्रोजेक्ट विंडो तो हमें चाहिए ही चाहिए, हमारा प्रीव्यू विंडो है और हमारी जो कंपोजिशन विंडो है, ये तीनों चीज़ें हमारी सेम रहती हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि ये अकॉर्डिंग टू द नीड हमारी जो विंडो है वो चेंज होती रहती है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे ही मैं ये वर्क स्पेस चेंज करता हूँ तो हमारी यहाँ पे प्रीव्यू विंडो चेंज हो जाती है। इसी तरह लर्न पे चले गए हम, इसी तरह स्मॉल पे चले गए, स्टैंडर्ड पे मैंने आपसे कहा है कि स्टैंडर्ड पे रखें। तो स्टैंडर्ड को अगर आप रीसेट कर देते हैं तो हमारी प्रोजेक्ट विंडो कुछ इस तरह की दिख रही होती है। और हमारा जो ये जो प्रॉपर्टी विंडोज है यहाँ पे इस तरह से है। तो सबसे पहले आप देखें इन्फॉर्मेशन है, प्रीव्यू है, अलाइनमेंट है ना, ऑडियो है और मजीद यहाँ पर जो है कुछ ये चार विंडोज खुली हुई है। इनको आप बंद बंद भी कर सकते हैं यहाँ पे अगर चाहें। मुझे अगर ऑडियो नहीं चाहिए और अलाइनमेंट नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से क्लोज भी कर सकता हूँ इसको अपनी मर्जी के हिसाब से, स्टैंडर्ड पे ही रहते हुए। ये स्टैंडर्ड वर्क स्पेस मैं दोबारा से रीसेट करूंगा तो वापस आ जाएगा अनटिल अनलेस कि मैं इसको सेव कर दूं। अगर मैं इसको सेव कर दूंगा तो ये फिर यहीं पे सेव हो जाएगी, हमारा स्टैंडर्ड बाय डिफॉल्ट ये हट जाएगा। ओके, अच्छा, अगर मुझे कोई ऐसी विंडो चाहिए जो मेरे पास यहाँ पे नहीं है तो मैं यहाँ विंडोज में जाऊंगा। आप ये देखेंगे, नोट करेंगे कि यहाँ पे बहुत सारी विंडोज हैं जो प्रॉपर्टीज की हैं जो मुझे चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल पैराग्राफ अगर मुझे नजर नहीं आ रहा तो मुझे पैराग्राफ चाहिए, यहाँ पे करेक्टर चाहिए क्योंकि मुझे टैक्स का काम करना है। तो मैं देखूंगा यहाँ पे टैक्स का नहीं है तो टैक्स मैं ऑन कर लूंगा तो यहाँ पे टैक्स की विंडो खुल जाएगी। प्लस मुझे क्या चाहिए, पैराग्राफ की विंडो चाहिए कि मुझे पैराग्राफ सेटिंग्स करनी है तो पैराग्राफ की सेटिंग्स यहाँ पे आ गई।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज आ गई। ठीक है, सिंपल प्रॉपर्टीज, कोई भी टूल मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, हम इधर भी आ रहे हैं अभी, तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, प्लस यहाँ पे इफेक्ट की विंडो आ गई, लाइब्रेरीज आ गई, प्लस हमारे पास क्या है, कैरेक्टर की विंडोज यहाँ पे हमारे पास आ गई। तो यहाँ पे टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज आ गई। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं अभी। इसी तरह प्रीव्यू में हमारे पास यहाँ पे प्रीव्यू आ गया। प्रीव्यू इसका ताल्लुक जो है प्रीव्यू का हमारी टाइमलाइन से है। ऑडियो में हम जब भी हम कोई ऑडियो यूज करते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ आ रही होती है। सिमिलरली हमारे पास ये एक पैनल खुल चुका है जो कि नजर नहीं आ रहा, इन्फो इन्फो। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह से अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो उसकी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है कि ये हमारे पास कौन से कलर्स प्रीव्यू कर रहा है। ओके, तो हम इसको, ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी हम जो है जो चीज़ पे लेके चलेंगे, ज़्यादातर वर्क करेंगे वो इफेक्ट्स के ऊपर है, प्लस हमारे पास हमें कैरेक्टर्स चाहिए, हमें पैराग्राफ चाहिए। ओके, अभी मैं आपके जो ऊपर टूल्स हैं हम इसको डिफाइन करना शुरू करते हैं। ये वाली चीज़ को हम दोबारा से मजीद आगे देखेंगे। तो मैं वन बाय वन ये टूल्स को डिफाइन करता हूँ कि ये क्या चीज़ें हैं और किस तरह से यूज़ की जाती हैं। सबसे पहले हमारे पास टॉप के ऊपर जो विंडो जो आइकन आ रहा है हमारे पास, वो होम का आ रहा है। अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मजीद दोबारा से हम क्या करते हैं, होम पे आ जाएंगे बिल्कुल। जो पीछे हमारा जो प्रोजेक्ट खुला हुआ है, अगर हम यहाँ न्यू कर देंगे तो वो प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा या फिर जो है वो सेविंग पे चला जाएगा। तो ये बिल्कुल वही विंडो है जो हम हमारी शुरू में आई थी। प्लस हमारे पास सबसे पहले आ गया है सिलेक्शन टूल। ओके, सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट याद रखिएगा, वी है। वी से हम सिलेक्शन टूल को यूज करते हैं अपनी प्रीव्यू विंडो के ऊपर। फिर हमारे पास में जो टूल आता है वो है हैंड टूल। हैंड टूल का जो शॉर्टकट है वो एच है। एच में सेलेक्ट कर लूँ, वी सेलेक्ट कर लूँ, वी से मैं ये मूव करूंगा, और हैंड टूल से जो है एच से जो है मैं क्या करूंगा, अपनी विंडो को मूव कर सकता हूँ। ठीक है, सिमिलरली मैं अपनी टाइमलाइन को भी मूव कर सकता हूँ। अभी हम टाइमलाइन पे भी आएंगे तो हम देखेंगे किस तरह से वर्क करता है। मैं वी दबाता हूँ दोबारा से, ये मेरे पास क्या आ गया, और दोबारा से मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। सिमिलरली हमारे पास जो है वो जूम टूल है। जूम टूल से मैं इसको जूम करता हूँ और कंट्रोल दबाऊंगा, सॉरी ऑल्टर दबाऊंगा, तो ये मेरे पास नेगेटिव में आ जाएगा। ऑल्टर से नेगेटिव होता है और मैं वापस इसको लेके जा सकता हूँ। और यही चीज स्क्रॉल से भी की जा सकती है, मिडिल माउस बटन से। अगर आपके पास स्क्रॉल नहीं है फॉर एग्जांपल, और अगर आपके पास स्क्रॉल वाला बटन वर्क नहीं कर रहा, तो हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, जूम को इस तरह से, और ऑल्टर से हम नीचे ले जाते हैं। ठीक है, प्लस हम क्या कर सकते हैं, हम प्लस माइनस से भी कर सकते हैं। मीन्स है कि कंट्रोल दबा के प्लस दबाएंगे तो ये हमारी विंडो बाय डिफॉल्ट नीचे ले अप हो जाएगी, और कंट्रोल दबा के अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो ये मेरी विंडो बड़ी या छोटी हो सकती है। तो हम ज़्यादातर यूज़ कौन सी करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज़ किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास 3 टूल यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बंद नजर आ रहे हैं। यहाँ पे ये है ऑर्बिट टूल, ठीक है, और एक टूल है हमारे पास प्लान टूल, और ये है डॉली टूल। ये तीनों टूल जो है हमारे लिए कैमरे के लिए यूज होते हैं। जब हम कैमरा इंपोर्ट करेंगे तो ये तीनों टूल यूज करेंगे। वी विल डिस्कस दिस लेटर। यहाँ पे है रोटेशन टूल। रोटेशन सिंपल रोटेशन के लिए यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट को पकड़ के रोटेट कर लिया। इसके अलावा जो सबसे कॉमन तरीका जो हम यूज करते हैं रोटेशन करने का, वो हम प्रॉपर्टीज के अंदर करते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे किस तरह से है। उसके बाद है हमारे पास एंकर, हम क्या कहते हैं, एंकर पॉइंट। ठीक है ना, पैन बिहाइंड भी कहते हैं इसको, लेकिन ये है एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट का जो शॉर्टकट है वो वाई है। ऑलराइट, एंकर पॉइंट जो है वो, इसका जो सबसे मेजर जो यूज है वो ये है कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है, और अगर मुझे इसको स्केल डाउन या स्केल अप करना है आगे, अगर, तो हम यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्केल प्रॉपर्टीज में जाके इसको हम स्केल छोटा या बड़ा करते हैं। ये भी हम डिस्कस करेंगे इसको आगे भी। तो अगर मैं इसको बड़ा छोटा कर रहा हूँ तो आप देखेंगे इसका जो सेंटर पॉइंट है वो ये है एंकर पॉइंट। ठीक है, एंकर पॉइंट सेलेक्ट करके मैं क्या करता हूँ, मैं इस एंकर पॉइंट को बिल्कुल इस तरफ ले आता हूँ। तो अब मैं इसको छोटा बड़ा करूंगा तो आप नोट करेंगे कि ये जो छोटा बड़ा है वो बिल्कुल राइट साइड से हो रहा है। या फिर मैं इस एंकर पॉइंट को अगर डाउन पे रख लेता हूँ तो ये अब ये छोटा बड़ा इस पॉइंट से होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से यूज करना है, किस तरह से नहीं करना है इसको। एंकर पॉइंट में छोड़ देता हूँ, यहाँ पे हम वापस आ जाते हैं इसके ऊपर। मेक श्योर कि ये एंकर पॉइंट हटा हुआ हो, अदरवाइज आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और मूव करेंगे तो ये नहीं मूव हो रहा होगा। तो मेक श्योर आप क्या करें, इस एरो टूल को जो है सिलेक्ट करना ना भूलिएगा। उसके बाद हमारे पास जो टूल आता है वो है रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल जो है ये दो तरह तरीके से यूज होता है। अगर आपने कोई लेयर नीचे सेलेक्ट की हुई है टाइमलाइन के ऊपर, और अगर रेक्टेंगल टूल भी सिलेक्ट करके, ये लेयर सेलेक्ट की हुई है मैंने, और मैं रेक्टेंगल टूल इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस स्पेस के ऊपर अगर मैं मूव कर दूं तो ये मास्क बना देगा इसका। ठीक है, और अगर यही टूल जो है मैं अगर आउट ऑफ द स्पेस में यूज कर लेता हूँ तो ये हमारा मास्क बनाएगा, क्योंकि मेरा ये और ये लेयर सिलेक्ट हुई हुई है यहाँ पर। और आप कहेंगे कि ये चीज गायब हो गई यहाँ पे मास्क, क्योंकि मास्क जो है वो बनना शुरू हो चुका है वहां पर इस साइड पर, और ये जितना बड़ा मैं करूंगा उतना ये मास्क शो करना शुरू कर देगा। ओके,
और अगर मैं ये टूल सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं करता, यहाँ पे बायस पे सेलेक्ट करें और कुछ डिसेलेक्ट हो गया सब कुछ, कोई भी चीज़ सेलेक्ट नहीं है और मैं अगर यहाँ पे एक 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 ड्रैग कर दूंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक शेप बनना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही ये शेप बनेगा, ठीक है, आप नोट करेंगे यहाँ पे शेप की प्रॉपर्टीज ओपन हो जाती हैं। और यही शेप की प्रॉपर्टीज यहाँ पे भी अवेलेबल होती हैं, जहाँ पे अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज में आ जाता हूँ तो यहाँ पे भी इसकी ये प्रॉपर्टीज शो होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो ये शेप जो है अगर मैं दोबारा से बनाऊं, शिफ्ट के साथ बनाऊं, तो ये दोबारा से शेप बनना शुरू हो गया। और आप एक चीज और नोट करेंगे कि यहाँ पर जो है मेरे पास एक लेयर बन गई है इसकी। ठीक है, और ये लेयर सिलेक्टेड है, और अगर मैं लेयर को डीसिलेक्ट करके मैं दोबारा से शेप बनाता हूँ तो एक नई लेयर बन जाती है नीचे। ठीक है, और इसी लेयर को सिलेक्ट करके मैं दोबारा से शेप बनाता हूँ और शेप में इस दफा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्टार ले लेता हूँ, स्टार लेके मैं शिफ्ट के साथ एक स्टेप शेप बनाता हूँ, तो आप नोट करेंगे कि उसी लेयर के ऊपर ये भी सिलेक्ट हो गई। अब मैं क्या करूँ, इस इसी लेयर पे सिलेक्ट करके मैं इन दोनों शेप्स को मैं मूव भी कर सकता हूँ। और ये शेप जो है मुझे अगर मूव करना है तो कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करेंगे, स्टार ये रहा। ठीक है ना, यहाँ पे जाके प्रॉपर्टीज में आके मुझे छेड़ना पड़ेगा, तब जाके ये एरो से सिलेक्ट होगा। ठीक है, ये रेक्टेंगल ये रहा और शेप ये रहा। अब इसी एक लेयर के ऊपर मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज क्योंकि सिलेक्ट की हुई है, तो अभी मैं टाइमलाइन पे आता हूँ और मैं मजीद डिफाइन करता हूँ। ये सिर्फ अभी टूल को डिफाइन करने के लिए मैंने आपको बताया। ठीक है, मैं अभी फिलहाल डिलीट कर देता हूँ इसको। ठीक है, उसके बाद जो टूल है हमारे पास पेन टूल। अच्छा, ये शेप शेप टूल और पेन टूल ये दोनों मास्किंग के लिए और शेप्स बनाने के लिए काम आता है। अगर मैंने ये लेयर सेलेक्ट कर ली और पेन टूल मेरा सिलेक्टेड है, तो मैं इस पेन टूल से बकायदा इसका शेप डिफाइन करते हुए बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से आपने इलिस्ट्रेटर और फोटोशॉप में यूज किया हुआ होगा, ये बिल्कुल उसी तरह वर्क करता है कि मैं पकड़ के ड्रैग कर दूंगा तो इसकी बेजियर्स जो हैं वो अपीयर हो जाते हैं। और इन बेजियर्स को जो है वो एरोस मैं एरो सेलेक्ट करके जो है मैं इन बेजियर्स को मजीद इसको रिडिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मजीद टूल भी है, मजीद डिस्कस कर लेंगे, बहुत कॉमन टूल है, आप लोगों ने यूज किए होंगे, हम इसको आगे मजीद देख लेंगे। उसके बाद आता है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट जो है हम सिंपल टाइप करने के लिए कोई भी बीच में मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट सेलेक्ट करके एक यहाँ पे एक क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक नई लेयर बन जाएगी। और नई लेयर टाइमलाइन के ऊपर आने के बाद मैं कोई भी टाइप करता हूँ, दिस इज माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, ये मैंने यूज किया और मैं यहाँ पे दोबारा से एरो सेलेक्ट करके मैं जब यहाँ पे लेके आता हूँ तो आप नोट करेंगे कि यहाँ पे इसका जो एंकर पॉइंट है वो बिल्कुल लेफ्ट साइड पर है। और ये बाय डिफॉल्ट हमेशा यहाँ पे होता है। एंकर पॉइंट मूव करने के लिए हम अगेन एंकर को यूज करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पर इसको रख के इसको मुझे बड़ा करना है तो यहाँ पे राइट साइड पे आएंगे आप इस चीज के ऊपर, करेक्टर्स के ऊपर, करेक्टर विंडो आप यहाँ पे ओपन करेंगे। यहाँ पे देखेंगे इसका साइज जो है मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। मेक श्योर कि आपकी ये लेयर सेलेक्ट हो टाइमलाइन के ऊपर। टाइमलाइन पे अगेन मैं कहता हूँ कि हम दोबारा वापस आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलग चैप्टर होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी अलाइनमेंट्स और कर्निंग वर्निंग्स जो भी इसकी सेटिंग्स है हमने यहाँ पे सेट करनी है। इसका अगर सेंटर में रखना है सेंटर में रखें। और आप देखेंगे नोट करेंगे कि इसका एंकर पॉइंट सेंटर में आ गया। ठीक है, और इसकी जो जो भी अलाइनमेंट्स हम यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो दो तरह के टेक्स्ट हैं, एक वर्टिकल है एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल आई डोंट नो, मैंने कभी यूज नहीं किया, डिपेंड करता है आपके पास अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे वर्टिकल टेक्स्ट की जरूरत है तो आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक टूल आता है ब्रश टूल। ब्रश टूल दो तरीके से यूज होगा, या तो या किसी एक लेयर के ऊपर होगा। ठीक है, और हम यहाँ पे ब्रश सेलेक्ट करेंगे और उसके लिए वो ये कह रहा है कि उसके लिए आपको क्या करना होगा, क्या करना है इसको वो कहता है कि हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये यूज होगा। अच्छा, ये एज अ वर्क किस तरह से कर रहा है, अब मैंने जो चीज सेलेक्ट की हुई है, जो ऑब्जेक्ट है वो कार टॉप है, उसने एक अलग प्रीव्यू विंडो पे खोल दी। ओरिजिनल हमारा पे टाइमलाइन पे यहाँ पड़ी हुई है, लेकिन हम जो भी ब्रश अप्लाई करेंगे वो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। और यहाँ पे भी इस प्रॉपर्टीज में ये ब्रश टूल की जो ये जो एलिमेंट है ये ऐड हो चुका होगा। तो हम इसको भी मजीद देखेंगे किस तरह से यूज करना है। प्लस हम इसके बाद क्या है, स्टैम्प टूल, स्टैम्प क्लोन टूल। अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है इस पे भी। ये तीनों चारों बटन जो है, ये तीन बटन जो है लाइक ये तीनों जो है ये हम डबल क्लिक करके ही यूज़ करेंगे। स्टैंपिंग जो है कभी यूज़ करनी पड़ गई आपको तो आप उसी इमेज को बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, उस इमेज के ऊपर एडिट कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप फोटोशॉप में जाके इसको एडिट करें। तो आप यहीं पर ही अगर आपने कोई छोटी मोटी स्टैंपिंग करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, इस स्टिल के ऊपर मे बी, स्टिल के ऊपर भी, इवन फुटेज के ऊपर भी। ठीक है, फुटेज के ऊपर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है इसको हैंडल करना, बट ये है कि इसको हम हैंडल कर सकते हैं, बाद में देखते हैं इसको। इसके बाद एक इरेजर टूल है, आई थिंक इरेजर, हाँ एग्जैक्टली, इरेजर क्या काम कर रहा है बेसिकली, ये इरेजर जो है आपके ऑब्जेक्ट को रिमूव कर रहा है। अगर मैं ट्रांसपेरेंसी पे यहाँ पे देखता हूँ तो आप देखेंगे ये इरेजर जो है आपके ऑब्जेक्ट को रिमूव कर रहा है। ठीक है, तो मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि फिर अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे भी अप्लाई हुई भी होंगी, तो ये मैं कंट्रोल जी करके
इसको मैं रख लेता हूँ। अच्छा, ये सिर्फ़ इस लेयर के ऊपर है। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके इस इरेज़र के ऊपर मैं ये इरेज़र लगा देता हूँ, तो ये एग्ज़ैक्टली इसको चेंज नहीं कर रहा, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं कर रहा है, ये इस लेयर के ऊपर रख के ये इस लेयर को इस पे चेंजेस कर रहा है। और अगर मैं कोई दूसरी गाड़ी दोबारा से ये ऑब्जेक्ट जो है दोबारा से अगर मैं टाइमलाइन पे ले आता हूँ, तो ये मेरे पास ओरिजिनल हालत में मौजूद है। तो ये ओरिजिनल इमेज को चेंज नहीं कर रहा अनटिल अनलेस कि आप क्या करें, इस इमेज को एडिट कर दें। फॉर एग्जांपल, इस इमेज को अगर मैंने एसेट से जहाँ से मैंने इसको ब्राउज़ किया हुआ है, मैं इस इमेज को फ़ोटोशॉप में जाके चेंज कर देता हूँ, तो ये क्या होगा कि ये हर जगह पे जो है वो चेंज हो जाएगा, ऑलराइट? ये हर जगह पे चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो ये हो गया। उसके बाद एक रोटो ब्रश टूल है। रोटो ब्रश टूल जो है वो हम लोग ऑटो सिलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, और ये रोटोस्कोपिंग के लिए, ये कॉन्सेप्ट है रोटोस्कोपिंग, ये हम आगे जाके करेंगे कि ये क्या चीज़ है। ऑटो सिलेक्शन के लिए किया जाता है। यहाँ पे मैं अगर डबल क्लिक करूँ और ये रोटो ब्रश सेलेक्ट कर लूँ, अब मुझे सिर्फ ये विंडो सेलेक्ट करनी है, ठीक है ना? और अगर मुझे मैं इसका एक तो तरीका ये है कि मास्क बना लूँ, या फिर मैं क्या करूँ, इस पे मैं क्लिक करके, ठीक है ना, और मैं यूज़ करूँगा तो ये मेरे पास एक ऑप्शन खुल गया। तो इसका एक पूरा एक अलग चैप्टर है, और ये हम आगे जाके करेंगे कि रोटो ब्रश को हम किस तरह से यूज़ करना है। फिर जो नेक्स्ट टूल है वो सबसे लास्ट में आपको नजर आ रहा होगा, एक पिन बनी हुई है, ठीक है, और ये है पपेट पोजिशन पिन टूल। इस पे सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि ट्रांसपेरेंट है, एक कैरेक्टर बना हुआ है, ठीक है। पपेट टूल जो है वो एक तरह से जॉइंट का काम करता है किसी भी इमेज के ऊपर। उस इमेज को जो है वो ऑर्गेनिक मूवमेंट के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इस इमेज को मैं सिलेक्ट करता हूँ और पपेट टूल्स पे अप्लाई करता हूँ, तो आप नोट करेंगे कि यहाँ पे एक येलो पॉइंट बन गया है, ठीक है। अब मैं इसको मूव करूंगा तो ये इमेज मूव हो रही है, और मैं मजीद इस पे क्या करता हूँ, पिन अप्लाई करता हूँ, तो ये एक जॉइंट की तरह ये वर्क करेगा, ठीक है। आप नोटिस करेंगे कि अब ये ऑब्जेक्ट जो है, जो कि स्टिल इमेज थी, अब ऑर्गेनिकली मूव कर रहा है, ठीक है। मैं मजीद पिन अप्लाई करता हूँ, आप ये देखेंगे कि अब ये हैंड वेविंग के लिए मैंने पपेट टूल को यूज करना शुरू कर दिया। ऑलराइट, इसको हम मजीद देखेंगे कि किस तरह से जो है ये एनिमेट होता है, और किस तरह से हम इसको मजीद जो है इसको इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। इसके अंदर आप जब क्लिक करेंगे तो मजीद इसके ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, और हम इसको आगे जाके मजीद इसको स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ और ऑप्शंस हैं जो कि हम टाइम बाय टाइम, जैसे हम यहाँ पे टूल्स यूज़ करते हैं, उसके ऑप्शंस यहाँ पे ओपन हो जाते हैं, ठीक है ना। ओरिएंटेशन ओपन हो गई, फॉर एग्जांपल 3D लेयर, फॉर 3D लेयर आ गई यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने एरो यूज़ किया, या फिर मैंने ये वाला टूल यूज़ किया, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी बेसिक्स। बेसिक्स को लेके हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, जो कि है क्या है, टाइमलाइन।